हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज टॉप 20 MCQ क्वेश्चन फिजिक्स के। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इफ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड वुड बी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने जो है वो काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी जो मैंने आपको बताई हुई हैं। उन्हीं में से एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यूज कैसे होगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें क्या जो डाटा है वो दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे u जो है वो 0 दिया हुआ है। u कैसे लगा पता 0 है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ट्रॉली स्टार्ट हो रही है एट रेस्ट। जब रेस्ट बोला जाए तो इसका मतलब होता है जो u है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2 और जो टाइम है यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है जहां पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इन सारे पैरामीटर को यूज करके? तो वो फॉर्मूला होता है v = u + a t। जब आप सारे पैरामीटर को इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा आंसर? 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड 1 ग्राम वेट। क्या बोला जाता है उसको? 1 ग्राम वेट बोला जाता है। तो 1 ग्राम वेट जो है वो किसके बराबर होगा? जो 1 ग्राम वेट है आपके पास अगर CGS सिस्टम में बोला जाए तो वो बराबर होता है 980 डाइन के। किसके बराबर? वो होता है आपके पास 980 डाइन के बराबर। ठीक है, और अगर SI सिस्टम में आपसे पूछा जाए तो वो न्यूटन में आएगा और वो न्यूटन में आपके पास होता है 0.0098 न्यूटन। ठीक है, इस चीज के बराबर वो होता है 1 ग्राम वेट। ठीक है, वेट आपको पता है क्या है? एक तरह की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी वुड नॉट बी 0। बॉडी के वेट को कब हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो बॉडी है उसका वेट क्या होता है? 0 होता है। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, इन इंटरप्लैनेटरी सरफेस, या फिर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम क्या है, बॉडी के वेट को 0 कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रिक्शनलेस फोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन। यानी एक तरह से क्या, जो फोर्स है हम किस में मेजर नहीं करेंगे? तो kg वॉट में हम फोर्स को अभी हमने देखा कि मेजर करते हैं। जो न्यूटन है उसमें भी फोर्स को मेजर करते हैं, डायन में भी फोर्स को मेजर करते हैं। सिर्फ kg/मीटर/सेकेंड में क्या है, जो है वो फोर्स को मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक 98.1 kg/m³ इन वाटर इट शैल। अगर किसी ब्लॉक की डेंसिटी जो है वो 98.1 kg/m³ है तो वो क्या होगा? क्या वो सिंक होगा? क्या वो फ्लोट होगा? क्या वो फ्लोट कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो मैंने आपको बताया है जब डेंसिटी जो है या रिलेटिव डेंसिटी जब हम पता करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी का, यानी हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है, और वो क्या देख के करते हैं? जो साथ में यूनिट्स लगी होती हैं इनको देख के हम कंपेयर जो है वो करते हैं। अगर ग्राम/m³ में पूछा है तो इस वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम/m³ और ये होती है आपकी जो है वो CGS सिस्टम में। ठीक है, और SI सिस्टम में बोला जाए तो वो होती है 10⁻³ ग्राम/m³। ठीक है, यानी 1000 ग्राम/m³। अब देखिए यहाँ पे किसमें बोला है? SI सिस्टम में बोला है, SI सिस्टम में बोला है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी SI सिस्टम में कितनी है? 1000 ग्राम/m³, है ना? ज्यादा है ना जो ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट की तो 98.1 किलोग्राम/m³ है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा फ्लोट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओहम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। ये क्वेश्चन आपको हीट के जो कॉन्सेप्ट है वहां से आया हुआ है। ये मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए हुए हैं। तो जो हीट के फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है, एक तो हीट जो है किस तरह निकाला जा सकता है, I²RT करके हीट का फॉर्मूला है। एक हीट का फॉर्मूला है आपका जो है वो V²R/T। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपको V की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगेगा, यानी H = V²R/T। जब आप इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50, द पावर ऑफ द बल्ब इज। पावर क्या होगी बल्ब की, जो पावर होता है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन पावर का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है आपको पता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V = वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, यहां से W का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, यहां से W का फॉर्मूला निकल जाएगा आपके पास V × Q। ठीक है, अब इसी W के फॉर्मूले को V × Q को जब मैं इसमें पुट करूंगी, ये जो P का फॉर्मूला है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा P = VQ/T। और Q/T आप जानते हो किसको बोला जाता है, ये होता है करंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो P = VI, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी पावर का फॉर्मूला एक और निकल के आ गया हमारे पास, P = VI। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगाओगे, P = VI, V आपके पास 220 है, I आपके पास 0.50 है, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 1110 वॉट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट होती है कौन से सब्सटेंस की होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने क्लास ली थी इसकी, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यानी कि कैपेसिटी, अपने अंदर हीट स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर। क्या होती है सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसके पास होती है, वो होती है वाटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव उसको हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं, साइकिल पर सेकंड में मेजर करते हैं, या वन सेकंड में मेजर करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एन इको विल बी हेयर्ड इफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल इज। कितना होगा, ये जब मैंने साउंड वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कितना मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर हमें इको सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच, तो वो होता है हमारे पास 17 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि मोमेंटम आपको निकालना है, अगर मास आपके पास कितना है 100 ग्राम है और काइनेटिक एनर्जी दी है आपके पास 20 जूल। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, जब मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन का, वो क्या था, वो इस तरह से भी हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास P = √2km। ठीक है, इस तरह से भी उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम। मैंने बकायदा ये जो है वो ड्राइव करके आपको बताया है कि किस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो आएगा। इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट जो है वो वैल्यू को पुट करके जो है वो आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी की जगह 100 आ जाएगा, एंड मास की जगह काइनेटिक एनर्जी की जगह 20 आ जाएगा और मास की जगह यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सभी को जो है मतलब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर A, 2 kg/s।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 4 टाइम्स जो है वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू से है, मतलब 4 टाइम वो ज़्यादा है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो जो मैंने यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखा P = √2km, ठीक है। तो अगर ये 4 टाइम्स है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका हाफ होगा, यानी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज। अगर स्पीड ऑफ द बॉडी और स्पीड ऑफ द साउंड अगर बराबर हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बराबर हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। ये भी मैंने आपको साउंड वाले चैप्टर में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं, उसे हम मैक नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, द मास ऑफ द मैन स्टैंडिंग ऑन लिफ्ट इज 60 kg, वट इज द वेट व्हेन ही स्टैंडिंग ऑन लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ से हमसे पूछा गया है वेट हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है वेट कितने के बराबर होता है, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, mg। लेकिन जब लिफ्ट की बात आती है, एलिवेटर की बात आती है, तो क्या करते हैं हम एक्सेलरेशन को इसमें प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं हम एक्सेलरेशन को प्लस कर देते हैं, यानी m ब्रैकेट में g प्लस a, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड की बात की जाती तो यहाँ पे माइनस a आ जाता, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले में जो है ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करोगे, यानी m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 kg, ग्रेविटी आपके पास आ जाएगी 9.8 और एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 4.9। जब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 882 kg। कितना आ जाएगा वेट, 882 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब एरिया निकालने की बात आती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी को t से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी जब हम एरिया की बात करते हैं, अगर कहीं भी एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो तो आपको पता है जिसके बीच में बोला गया हो उसके बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी और टाइम हमें क्या देगा, आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर, ठीक है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, अ मोटर बोट इन अ स्ट्रेट लाइन in lake with acceleration 3 meter per second square in 8 seconds from rest position, the distance traveled by a boat in interval is। अब आपको पता है ये भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास दिया क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी हुई है, टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड दिया हुआ है, और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी u कितना है आपके पास, 0 है। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है s, यानी डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे जिसमें ये सारे पैरामीटर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारे पैरामीटर कौन से फॉर्मूले में मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे s = ut प्लस हाफ AT², ठीक है। ut करके तो ये तो पूरा फैक्टर ही 0 जाएगा, और इस फैक्टर में जब आप जो है वो फॉर्मूले यानी ये जो पैरामीटर है इनको पुट करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 96 मीटर। क्या आंसर आएगा आपके पास, 96 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द मून टू दैट ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है? आपको पता है कि जो वेट है हमारा वो अर्थ पे कुछ और होता है और मून पे कुछ और होता है। कितना होता है हमारा वेट, जो अगर मून के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना 1/6 होता है, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, अ 60 वॉट बल्ब इज यूज्ड फॉर 6 आवर डेली, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 डे विल बी, कितनी होगी? अगर जो है आपके पास एक बल्ब है 60 वॉट का, यानी पावर है हमारे पास कितनी 60 वॉट की, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है 6 आवर का, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है P = E/T होता है, ठीक है। लेकिन आंसर देखिए, आंसर किस में है? आंसर यूनिट्स में है। और आपको पता है एक यूनिट कितने के बराबर होती है? मैंने आपको बताया है जो एक यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, किलोवाट आवर के बराबर होती है ना। तो आर तो हमारे पास है, लेकिन वॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3, यानी 0.6 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। 0.06 किलोवाट आवर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करोगे इस फॉर्मूले में पुट करके, जब आप निकालोगे एनर्जी यहाँ से, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.6 यूनिट्स। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 3.6 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है यहाँ पे जो है आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साउंड वेव आर, साउंड वेव कौन सी होती हैं? ये सीधा सा आंसर है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं साउंड वेव। कौन सी वेव होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं आपके पास साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल रिमेन सेम, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने के साथ क्या होता है? जो साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो क्या रहती है? रिमेन सेम रहती है। यहाँ पे क्या आएगा? रिमेन सेम रहेगा। आई थिंक ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया P = E/T, आई थिंक अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया, आई थिंक इसमें से या फिर इसमें से कोई आंसर होगा, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल रिमेन सेम, ठीक है। क्या रहती है? रिमेन सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का वो होता है आपके पास 2.47, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.33 होता है आपका वाटर का, ठीक है। और 1.53 आपका होता है क्राउन ग्लास का, ठीक है। किसका? क्राउन ग्लास का, ठीक है। मतलब इसका जो है ये जो 1.53 है और 1.50 से लेके 1.55 तक जो है वो क्राउन ग्लास का होता है, ठीक है। और जो 1.52 है वो आपका प्लेन ग्लास का होता है, जो विंडो के ग्लास होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 22 चल पड़ा है, वैसे तो हमने 20 ही डिस्कस करने थे। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, द 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो हमें बढ़ाना है, उसके लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें कितनी इंक्रीज करनी पड़ती है? उसके लिए हमें करनी पड़ती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे हैं, हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। मैंने जो भी न्यूमेरिकल थे उनके फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। उन फॉर्मूलों में आप जब ये सारी स्टेटमेंट, ये जो डाटा है जब पुट करोगे तो आपके पास सही आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है वो जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।